संपत्ति में किए गए बुरे निवेश पहले दिन ही आपदा का रूप नहीं दिखाते। वे चुपचाप आते हैं अस्थायी रुकावटों के रूप में, जैसे कि कब्जा मिलने में देरी, मंजूरी का वादा जो बार बार टलता रहता है, या किराया जो कभी स्थिर नहीं हो पाता। ज़्यादातर खरीदारों को तब तक अपनी परेशानी का एहसास नहीं होता जब तक वे समस्या के अनुसार अपना जीवन समायोजित नहीं कर लेते। तब तक सबसे मुश्किल सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये हो जाता है कि मैं सब कुछ खोए बिना इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। रियल एस्टेट के बारे में सोचते समय निकास को सबसे कम महत्व दिया जाता है। प्रवेश को सराहा जाता है, निकास से बचा जाता है, जबकि निकास ही परिणामों को प्रवेश की तुलना में कहीं अधिक प्रभावित करता है। मैं ऐसे खरीदारों से मिला हूं जो सालों तक फंसे रहे, इसलिए नहीं कि उनके पास विकल्प नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे भावनात्मक रूप से यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनका पहला फैसला गलत साबित हुआ था। बेचना उन्हें हार मानने जैसा लगता था, रिफंड मांगना उन्हें टकराव जैसा लगता था, शिकायत दर्ज कराना उन्हें थका देने वाला लगता था। इसलिए वे इंतजार करते रहे। इंतजार करना ही उनकी रणनीति बन गई और इंतजार ने चुपचाप छोड़ने की लागत बढ़ा दी। बाहर निकलने की पहली रणनीति है स्वीकार करना। यह सुनने में अमूर्त लग सकता है, लेकिन यह व्यावहारिक है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते कि निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तब तक हर विकल्प आपको विश्वासघात जैसा लगेगा। आपकी उम्मीदों, आपकी योजनाओं और एक समझदार खरीदार के रूप में आपकी पहचान के साथ विश्वासघात। स्वीकार करना आत्मदोष नहीं है, ये स्पष्टता है। ये आपको भावनात्मक विकृति के बिना विकल्पों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। एक बार स्वीकृति मिल जाने पर बाहर निकलना प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि विकल्प बन जाते हैं। सबसे आसान रास्ता, जब संभव हो, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से धन वापसी है। ये मुख्य रूप से लंबे समय से विलंबित निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लागू होता है। कई खरीदार धन वापसी की मांग नहीं करते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उन्हें अपना पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। कभी कभी ये डर जायज होता है, कभी कभी ये अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। सच्चाई तैयारी में निहित है। जो खरीदार देरी का दस्तावेजीकरण पहले ही कर लेते हैं, रणनीतिक रूप से शिकायतें दर्ज करते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे अक्सर धन वापस प्राप्त कर लेते हैं, कभी कभी ब्याज सहित। तुरंत नहीं, आसानी से नहीं, लेकिन सार्थक रूप से। एक और विकल्प है संपत्ति को दोबारा बेचना, भले ही नुकसान हो। यह विकल्प भावनात्मक रूप से कठिन है क्योंकि नुकसान व्यक्तिगत लगता है, लेकिन नुकसान टालने से और भी बढ़ जाता है। मैंने देखा है कि खरीदार शुरुआत में उचित पुनर्विक्रय प्रस्तावों को ये सोचकर ठुकरा देते हैं कि उन्हें फायदा होगा, लेकिन बाद में जब जरूरत बढ़ जाती है तो वे कहीं ज्यादा खराब शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। रियल एस्टेट में इनकार करने की तुलना में निर्णायकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। पुनर्विक्रय सौदे तभी सफल होते हैं जब दस्तावेज स्पष्ट हो और मूल्य निर्धारण उचित हो। अहंकारवश अधिक कीमत लगाने से सब कुछ रुक जाता है। जो खरीदार ईमानदारी से कीमत तय करते हैं, वे जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। खोया हुआ पैसा सीमित होता है, लेकिन बचाया गया समय अनमोल होता है। कुछ निकास पूर्णता नहीं, बल्कि आंशिक होते हैं। संकटग्रस्त संपत्ति को किराए पर देना, भले ही अस्थायी रूप से हो, दबाव कम कर सकता है। इससे निवेश की समस्या हल नहीं होती, लेकिन दीर्घकालिक निकास की योजना बनाते समय नकदी प्रवाह स्थिर हो सकता है। खतरा इस बात में है कि अस्थायी राहत को समाधान समझ लिया जाए। किराया एक सेतु है, स्थायी इलाज नहीं। समझौता करके बाहर निकलने के भी कई तरीके हैं। बिल्डरों के साथ समझौता, संपत्ति वापस खरीदना, इकाइयों की अदला बदली। ये अक्सर औपचारिक शिकायतें दर्ज करने के बाद सामने आते हैं। मुकदमेबाजी से बचने के लिए बिल्डर वैकल्पिक प्रस्ताव दे सकते हैं। कुछ उचित होते हैं, कुछ दिखावटी। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सा प्रस्ताव सुलहपूर्ण लगता है, बल्कि ये है कि कौन सा प्रस्ताव मूल्य और निश्चितता को बहाल करता है। सबसे अनदेखे विकल्पों में से एक है कानूनी पुनर्गठन। सामूहिक संकट से जूझ रही परियोजनाओं में खरीदार एक साथ मिलकर परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। परियोजना अधिग्रहण, संशोधित समय सीमा, नए विकासकर्ता। ये रास्ते धीमे और जटिल हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये उस मूल्य को बचा सकते हैं जो व्यक्तिगत निकास से संभव नहीं है।
सामूहिक कार्रवाई भावनात्मक एकता नहीं है, ये रणनीतिक तालमेल है। चुपचाप धैर्य रखना शायद ही कभी कारगर होता है। बिना किसी योजना के किसी असफल संपत्ति में निवेश बनाए रखना उसके उबरने की संभावना को नहीं बढ़ाता, बल्कि इससे थकान बढ़ती है। थकान आगे चलकर गलत फैसलों की ओर ले जाती है, जैसे घबराहट में बेचना, अनुचित समझौते करना और भावनात्मक रूप से बाहर निकल जाना। मैंने खरीदारों को डूबे हुए निवेश को प्रतिबद्धता समझकर भ्रमित होते भी देखा है। जो पैसा पहले ही चुकाया जा चुका है वो वापस नहीं मिलता, चाहे आप रहें या चले जाएं। डूबे हुए निवेश को भविष्य के फैसलों पर हावी होने देना आपको और भी फंसा देता है। सही सवाल ये नहीं है कि मैंने पहले ही कितना भुगतान कर दिया है, बल्कि ये है कि यहाँ रहने से मुझे कितना नुकसान होगा। निकास रणनीतियों में कर, दस्तावेजीकरण और समय का भी ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत जल्दी या बहुत देर से बेचने के परिणाम हो सकते हैं। रिफंड से कर संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नुकसान की भरपाई अन्यत्र करनी पड़ सकती है। ये निकास से बचने के कारण नहीं है, बल्कि इसे ठीक से योजना बनाने के कारण है। मैंने जितने भी सफल सौदे देखे हैं, उनमें एक बात समान थी। खरीदार ने यह पूछना बंद कर दिया कि उन्हें क्या चाहिए, करना चाहिए था। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि वे क्या कर सकते हैं। अब ये बदलाव मुक्तिदायक है। ये पछतावे को सक्रियता में बदल देता है। सावधान लोगों से भी गलत निवेश हो जाते हैं। बाजार बदलते रहते हैं, बिल्डर असफल हो जाते हैं, नियम कानून बदलते रहते हैं। गलत निवेश होना आपकी पहचान नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपकी पहचान है। बाहर निकलना हार मानना नहीं है, ये टूटे हुए अतीत से चिपके रहने के बजाय एक अलग भविष्य को चुनना है। रियल एस्टेट में यह सबक धीरे धीरे और महंगे तरीके से सिखाया जाता है। आप इसे जितनी जल्दी सीख लेंगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी संपत्ति है जो आपको रातों की नींद उड़ा देती है, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछिए। अगर ये संपत्ति पहले से आपकी नहीं होती, तो क्या आप इसे आज इस कीमत पर, इस जोखिम के साथ और इन परिस्थितियों में खरीदते? अगर जवाब नहीं है, तो आप जानते ही हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बाहर निकलना असफलता नहीं है, ये एक तरह से सुधार है। और संपत्ति के मामले में सुधार अक्सर खरीदार द्वारा लिए गए सबसे बुद्धिमानी भरे फैसले होते हैं।